दोस्तों, हेलो। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दिया है हाइड्रोजन का एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक। बताओ हाइड्रोजन का ऐसा समस्थानिक जो रेडियो एक्टिव हो, तो वो ट्राइटियम होता है। अब पूछा है ये ट्राइटियम किस कण का उत्सर्जन करता है, बताओ। तो ये करता है बहुत ही लो अमाउंट में, बीटा कण का उत्सर्जन करता है। सुनो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होती हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम। जो ट्राइटियम होता है ना, ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक और बहुत ही लो अमाउंट में बीटा कण का उत्सर्जन करता है। ये जो हमारा ड्यूटेरियम है, ये सबसे भारी समस्थानिक है हाइड्रोजन का। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा क्या गया हमसे, निम्न में से कौन सा विकल्प 1 मोल आदर्श गैस के लिए Cp और Cv में सही संबंध को व्यक्त करता है। तो देखो, 1 मोल आदर्श गैस के लिए Cp और Cv में रिलेशन होता है Cp माइनस Cv बराबर R। ठीक है, तो ये होता है Cp और Cv में रिलेशन। अगर Cp और Cv में रिलेशन पूछे तो ये Cp माइनस Cv बराबर R लगा देना। सुनो, अगर जैसे कि हमसे पूछता है, जैसे कोई नाइट्रोजन गैस है, उसमें Cp और Cv में रिलेशन बताओ, तो हम लगाते हैं Cp। बताओ आप क्या लिखूँगी, Cp माइनस Cv बराबर R होगा क्या, बताओ। तो ये ना R नहीं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट भी हो जाता है। और हम जानते हैं नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। तो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14। यहाँ पे 2 लिखा है, इसलिए हम 2 से गुणा कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो नाइट्रोजन के लिए Cp और Cv में क्या होगा, Cp माइनस Cv बराबर R बटे 28 आ जाएगा। ये नाइट्रोजन के लिए था, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, यहाँ से PNST में भी क्वेश्चन आया था, तो मैंने सोचा बता दूँ। अगर ऑक्सीजन के लिए Cp और Cv में रिलेशन पूछे तो बताओ कैसे करोगे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक परमाणु भार देख लेना। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 का 2 से गुणा करो, यानी 32 आ गया। तो ऑक्सीजन गैस से रिलेटेड Cp और Cv में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, R अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 32। तो ये ऑक्सीजन से रिलेटेड है। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए पूछे तो Cp माइनस Cv बराबर R होता है। हम जानते हैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट तो 1 ही होता है। और क्या ये 1 मोल के लिए पूछा था, तो Cp और Cv में जो रिलेशन होता है वो R होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जिरकोनियम हाफनियम के परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं समान है, इसका कारण बताओ। तो हम लोग जानते हैं डी ब्लॉक में कितनी सीरीज़ होती हैं, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़। सुनो, 3D सीरीज़ में टीना, जरीना, हाफ, मतलब टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम के बारे में बात करते हैं। तो ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ना 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ में लगता है, यानी जिरकोनियम और हाफनियम में लगता है। तो इसमें क्या होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगता है, जिससे इनका साइज और मतलब परमाणु आकार, आयनिक त्रिज्या, ये सब बराबर हो जाते हैं। किसकी वजह से, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग चलते हैं। वात्या भट्टी का अधिकतम टेम्परेचर कितना होता है, सोचो। ये होता है 2200 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये वाले क्वेश्चन पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, पहली बात, मेरा कॉन्सेप्ट, ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं तो बताओ परमाणु आकार, यानी जो परमाणु आकार है, यानी जो साइज है वो बढ़ता है। सुनो, ऊपर से नीचे जाते हैं तो रेडियस भी हमारी क्या होती है, जब आकार बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगी। सुनो, जब यहाँ पर देखो, यहाँ छोटा साइज था, तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो दूरी थी वो मतलब पास थी, यानी जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था।
लेकिन यहाँ पर साइज बड़ा होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी बढ़ गई तो बंध की प्रबलता घट गई। तो देखो बंध की प्रबलता घट जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, देखो ऊपर से नीचे जाते हैं तो अम्लीय प्रबलता भी बढ़ती है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं? देखो जब ये कुछ छोटा, जैसे कि कोई छोटा एलिमेंट जब वो ऊपर से नीचे आता है तो उसकी जो बंध प्रबलता है ना वो घटती जाती है, मतलब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बंध प्रबलता है वो घटती जाती है। तो हम लोग जब ऊपर से नीचे आते हैं तो अम्लीय प्रबलता बढ़ती है। सुनो, ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय प्रबलता बढ़ती है, घटती नहीं है, इतना ध्यान रखना है। हम लोग क्या बात करें, अम्लीय सामर्थ्य। देखो ऊपर से यानी फ्लोरीन, ये ऊपर से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे आते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अम्लीय प्रबलता बढ़ती जा रही है। सुनो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ऊपर से नीचे जाते हैं तो अम्लीय प्रबलता घटती नहीं है, बढ़ती है। ये देखो अम्लीय सामर्थ्य, तो ए वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। सेकंड वाला ऑप्शन देखो जरा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का साइज बढ़ता है तो इनके बंध प्रबलता घटती है, बंध प्रबलता घटती है तो अम्लीय सामर्थ्यता क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये भी आंसर सही है, तो इसका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलो तरफ चलते हैं हम लोग। ये बोल रहा है ये कौन सा यौगिक मध्य अवस्था शो करता है। तो आप लोग याद रखिएगा एक ऐसा कंपाउंड है C4H10O। ये ऐसा यौगिक है जो मध्यावस्था भी शो करता है और समाव्ययता भी शो करता है, यानी कि ये मेटामेरिज्म यानी मध्यावस्था भी शो करता है और समाव्ययता भी शो करता है। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया C4H10O, इसके कितने समावेवी स्ट्रक्चर बनेंगे, तो हम लोग याद रखेंगे इसके 7 समावेवी स्ट्रक्चर बनते हैं। कौन कौन से, तो बोलना 4 एल्कोहल वाले और 3 ईथर वाले। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? C4H10O के 7 आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर बनते हैं। कौन कौन से, सुनो, 4 एल्कोहल वाले और सुनो 3 ईथर वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन, अब मेरा एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बताओ उसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, राइट। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पेंट 2ene 4ine। जो ईन होता है, ईन इसे बोलते हैं डबल बॉन्ड, जो आइन होता है इसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। इतना भी पता होगा आप लोगों को। अब पेंट, तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं 1 2 3 4 5। जब 5 कार्बन होते हैं तो उसे बोलते हैं पेंट। यहाँ पे देखो 2 पर इन लगा है, 1 2 3 4 5। 2 पर इन लगा है तो मैंने 2 पर इन लगा दिया, 4 पर ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। तो देखो इसमें पाई कितने हो गए, 1 2, 1 सिग्मा और 2 पाई। तो टोटल पाई कितने हो गए, 3 पाई हो गए। अब देखो ऑप्शन में 3 पाई कहाँ है, बी ऑप्शन में 10 सिग्मा 3 पाई। अब इसमें हम लोग सिग्मा देखते हैं, सिग्मा चेक करते हैं। तो देखो हम लोग जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 और 4। यहाँ पे एक और कार्बन जोड़ दिया, यहाँ से हमने ये जोड़ा था 1 2 3 4 और एक 5, 1 2 3 4 और 5। 4 पे लगा है ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और यहाँ पे हमने लगा दिया हाइड्रोजन। तो अब इसमें सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं, यहाँ पे सब हाइड्रोजन लगा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो पूरे 10 सिग्मा और 3 पाई हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये वाला सुनो, पूछा गया है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए यानी टेम्पररी हार्डनेस के लिए हम लोग कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं क्लार्क मेथड का। याद रखिएगा क्लार्क मेथड का। अब हमसे फिर से ये यूपीएससी क्वेश्चन दिया है,
ये एक बार PNST में आ चुका है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 2,6 डाईमिथाइल डेक्फ्लोरीन। तो देखो हम लोग जानते हैं जब भी IUPAC नेम करते हैं तो उसमें डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, फिर उसके बाद कोई साइड चेन लगा हो फिर उसको प्रायोरिटी दी जाती है, यानी प्रायिकता दी जाती है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। जब 10 कार्बन होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। तो हम काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4। 4 पर ईन आ रहा है तो ये ठीक है, 4 पर ईन आ रहा है। 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। तो देखो किस पर आ रहा है, 2 6 पर मिथाइल लगा है, 2,6 डाईमिथाइल डेक। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब सेकंड वाले ऑप्शन को देख लेते हैं हम लोग। सेकंड वाले को यहाँ से 1 2 3, देखो यहाँ पर तो ईन जो है ये 3 पर आ रहा है, पर यहाँ पर तो 4 पर है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर भी 3 पर आ रहा है पर यहाँ पर 4 पर है। यहाँ पर काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 5 पर आ रहा है पर यहाँ पर तो 4 पर है, राइट। तो आप लोग समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्न में से किस अक्रिय गैस का क्वथनांक बिंदु उच्चतम होता है। तो एक हीलियम गैस है, इसका क्वथनांक बिंदु उच्चतम होता है, याद रख लीजिएगा। अब पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं में प्रथम आयनन विभव का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रम में, पदों में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रमशः होगा। तो देखो आयनन विभव बोलो या आयनन ऊर्जा बोलो, बात एक ही है। तो मैंने इसे कैसे याद किया था, मैंने इसे ट्रिक बना ली थी, ब बे। इससे क्वेश्चन बहुत आता है, देखो बब्बे कौन, बब्बे कौन है, बब्बे कौन। तो बोरॉन की ज़्यादा होती है बेरिलियम से, कार्बन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है आयनन ऊर्जा नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से। तो यहाँ से भी, यहाँ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी नाइट्रोजन ऑक्सीजन की पूछ लेते, तो कभी बेरिलियम और बोरोन की पूछ लेता है। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं CON, नाइट्रोजन का आयनन विभव ज़्यादा होता है तो देखो, और ऑक्सीजन का कम होता है, तो नाइट्रोजन की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की कम होगी। सुनो बराबर तो नहीं होगी ना, यहाँ देखो बराबर है और यहाँ देखो बराबर है, यहाँ देखो बराबर है, यहाँ देखो बराबर है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। हम जानते हैं नाइट्रोजन की जो आयनन ऊर्जा है वो ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की होती है कम, राइट, ऑक्सीजन की होती है कम। तो ये देखो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन की कम बता रहा है पर कम तो नहीं होती ना, तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना, ट्रिक याद रख लेना कि आयनन ऊर्जा का जब भी ऑर्डर पूछे प्रथम आयनन ऊर्जा का, तो हम लगाएंगे बब्बे कौन है, बब्बे कौन, बब्बे कौन। तो ये ट्रिक है आयनन ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब देखो यही वही वाला क्वेश्चन आ गया, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव का क्रम पूछा है हमसे। ये भी, ये 2-3 बार PNST में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। क्या पूछा है इसमें बताओ, आप कौन क्या कर सकते हो, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में आयनन ऊर्जा का क्रम। तो हमने बात की थी ब बे, बब्बे कौन, CON कौन। तो देख लीजिए बब्बे कौन कहाँ लिखा है, बे CON, तो इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाइड्रोजोइक अम्ल का संयुग्मी क्षारक बताओ। तो देखो संयुग्मी क्षारक, संयुग्मी क्षारक का मतलब क्या होता है, यानी देखो जब भी कहीं संयुग्मी अम्ल का मतलब क्या होता है, अम्ल का मतलब होता है जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं। तो अगर संयुग्मी अम्ल लिखा होता तो हम क्या करते, संयुग्मी अम्ल लिखा होता तो हम हाइड्रोजन जोड़ देते, लेकिन अगर संयुग्मी क्षारक लिखा है ना, क्षारक, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब बताओ मुझे हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, सोचो हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HN3।
ये हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है। अब हमसे पूछा इसका संयुग्मी क्षारक। सुनो, जब भी संयुग्मी क्षारक पूछे तो एक हाइड्रोजन को क्या कर दोगे, हटा दोगे। तो इस हाइड्रोजन को हटा दो, तो अब इसका संयुग्मी क्षारक क्या हो गया, हाइड्रोजोइक एसिड का, हाइड्रोजोइक अम्ल का संयुग्मी क्षारक क्या हो गया, ये वाला आंसर हो गया। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये हाइड्रोजोइक अम्ल का संयुग्मी क्षारक हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले हम लोग। ये आरबीसी की कमी किस विटामिन से है, तो देखो एक होता है हमारा विटामिन B12 जिसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालेंट, साइनोकोबालेंट। अब बहुत बार पूछा इस विटामिन B12 में इस विटामिन B12 में कौन सा धातु मिलता है, कौन सा धातु मिलता है, साइनोकोबालेंट, ठीक है। इस विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालेंट। पूछा कि इसमें कौन सा धातु मिलता है, तो उसमें मिलता है कोबाल्ट। सुनो, साइनोकोबालेंट, कोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट मिलता है। कौन सा मिलता है, इसमें कोबाल्ट मिलता है। रुको मैं लिख देती हूँ अच्छे से। विटामिन B12 इसका नाम है साइनोकोबालेंट, तो इसमें हमको कोबाल्ट मिलता है, कोबाल्ट, साइनोकोबालेंट इस विटामिन B12 में मिलता है। अब ये विटामिन B12 की कमी से होता है हमें एनीमिया, एनीमिया यानी आरबीसी की कमी। तो इस विटामिन B12 की कमी से होता है एनीमिया, एनीमिया यानी आरबीसी की कमी। तो ये देखो आरबीसी की कमी विटामिन B12 की वजह से होती है, राइट। अच्छा मुझे बताओ, जब हम दूध से दही में, जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो उसमें कौन सा विटामिन आ जाता है, विटामिन B12 आ जाता है, राइट। तो इसलिए दही जमा कर खाना चाहिए। अब हमारा ये क्वेश्चन पूछा क्या गया है हमसे, जब 2 ब्यूटाइन को H2 के साथ PDBSO4 की उपस्थिति में अभिकृत किया जाता है तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। सुनो मेरी बात, सुनो, जब भी तुमको PD और BSO4 की किसी से रिएक्शन करने के लिए बोले ना, PD और BSO4 दिया, तो प्रोडक्ट याद रखना हमेशा सिस के फॉर्म में बनता है। किसके फॉर्म में बनता है, सिस के फॉर्म में। तो इसका आंसर डी वाला हो जाएगा, क्योंकि डी वाले में ही सिस है। जब भी तुमको किसी के साथ रिएक्शन करनी हो और PDBSO4 दिया हो तो प्रोडक्ट हमेशा सिस के फॉर्म में बनता है। और जो टाइन, मतलब जो 1 2 3 4 यहाँ पे टाइन बनता है, मतलब कि यहाँ पे ईन लगा है, तो ये जो ईन है ना, ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये काम करता है हमारा PD और BSO4, ये सिस प्रोडक्ट बनाता है और जो आइन लगाओ उसको ईन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका सही आंसर डी वाला ऑप्शन जाएगा, राइट। तो थैंक यू।